नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम 10th साइंस 1 के फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से की जाए। जैसा कि आप जानते हो, द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजक न्यूटन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन का फेनोमेना है उसे सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो एक दिन की बात थी, सर आइजक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, सडनली क्या होता है कि एक एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनके पास बाजू में गिर जाता है। ठीक है, तो वो सोचने लगते हैं, है ना, वो सोचते हैं कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़मीन पे क्यों गिरा, ये टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं चला गया, या फिर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर फिर यहाँ पर क्यों नहीं चला गया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया। ठीक है, और आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ये चीज़ हो रहा है, जो ये एप्पल का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पृथ्वी के सरफेस पे आके गिरना, ये जो चीज़ हो रही है ये पृथ्वी के वजह से हो रही है। यानी पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के पास कोई फोर्स है जिसके वजह, जो फोर्स ये एप्पल पे लग रहा है। ठीक है, और प्लस यह फोर्स इस मून पे भी लग रहा है। ठीक है, और मून का भी कुछ मोशन है अपना, इसीलिए ये क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट की तरह घूम रहा है। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को उन्होंने, फेनोमेना मतलब घटना, ठीक है, इसी घटना को, इसी चीज़ को के होने को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 9.8, हाँ 9.8 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए समझते हैं फोर्स एंड मोशन। ठीक है, मोशन और फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी बल। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉल रखा है, तो बॉल पे जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगा देते तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। मोशन का मतलब कि वह अपना प्लेस चेंज करेगा, कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, उसी चेंजेस को हम मोशन कहते हैं। और हर मोशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर इस पर फोर्स ही ना लगाओ तो ये मोशन में नहीं आएगा। ये जो बॉल है, बॉल बना दूँ अच्छे से इसको, हाँ, तो वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, हर एक मोशन, कोई भी मोशन हो, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे यहाँ पे। सर्कुलर मोशन, इस मोशन को होने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला हम जान लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, और फोर्स को हम, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, जो ये मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आप एक रस्सी में एक पत्थर बांधे हो। ठीक है, अब उस पत्थर को आप गोल गोल घुमाओ तो पत्थर कुछ ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, और इसी पत्थर पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, सो चलिए इसके डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन हमें कहता है, अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। ठीक है, इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ यानी गोलाई वाले रास्ते से मोशन कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला, जो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है उस पर लगने वाला फोर्स जो कि होगा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, उसी को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अभी सेंट्रीपेटल का मतलब जान ले आप। तो सेंट्रीपेटल मीन सेंटर सीकिंग, मतलब सेंट्रीपेटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ सीक करना, मतलब सेंटर की तरफ एक आपको खिंचाव महसूस होगा, वैसा फोर्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर में घूमेगा लेकिन वो ट्राई करता रहेगा। द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ये सेंटर की तरफ जाने की। और इसमें यह एक बात है कि अगर आपका जो स्टोन है वो सर्कुलरली घूम रहा है, लेकिन अगर आपका जो ये थ्रेड है अगर ये टूट जाता है तो ये जो बॉल है वो कहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो ये बॉल अगर यहाँ पर टूटा, ठीक है, यहाँ पर टूटा, तो अगर इस सर्कल से कोई आप ऐसा टेंजेंट निकालते हो जो कि क्या होगा, ये टेंजेंट क्या होगा, हमेशा ये जो लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन बनेगी वो टेंजेंट होगी। ठीक है, तो जो ये जो टेंजेंट है ये तुम्हें बताएगा कि अगर तुम्हारा जो थ्रेड है वो टूटा तो तुम्हारा जो स्टोन है वो किस तरफ जाएगा। तो ये जो टेंजेंट है ये पाथ बताएगा।
इसी पाथ में आपका जो ऑब्जेक्ट है टूटने के बाद ऐसे जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की मूव करने की ऑन दिस पाथ, वो क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और वो जो ये स्टोन है इसका मूव करने का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैप्लर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशियंट टाइम। मतलब पिछले जो एंशियंट टाइम के जो एस्ट्रोनॉमर थे वो सब ना प्लैनेटरी मोशन को अपने नेकेड आई से देख के और फिर ऑब्जर्वेशन करके उससे रिलेटेड मतलब जो भी कंक्लूजन है वो लिखते थे। ठीक है, तो बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स पोजिशन वर मेड विथ नेकेड आइज। ठीक है, गैलीलियो के पहले प्लैनेट का जो ये मोशन है अपने ऑर्बिट में घूमने का, इसको ऑब्जर्व अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते थे गैलीलियो साइंटिस्ट के आने से पहले। ठीक है, बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डाटा वर अवेलेबल अबाउट प्लैनेटरी पोजीशन एंड मोशन। ठीक है, 16 सेंचुरी तक आते आते प्लैनेट जो है, प्लैनेट के मोशन और उसके पोजीशन का बहुत सारा डाटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू मतलब मिल गया था। ठीक है, तो उन्हीं सब डाटा का यूज़ करके जॉन नेश कैप्लर ने तीन लो दिए हैं। ठीक है, उन्हीं लो को हम पढ़ेंगे अभी। जॉन नेश कैप्लर स्टडीड दिस डाटा, ही नोटिस दैट मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टन लो, ही स्टेट 3 लो डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, दीज आर नोन एज अ कैप्लर लो विच आर गिवन बिलो। ठीक है, उन्होंने सब डाटा को पढ़ा और उन्हें मतलब उस डाटा के अनुसार प्लैनेट किसी न किसी नियम को ध्यान में रख के रिवोल्यूशन मतलब जो रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में, वो किसी नियम के बेसिस पे हो रहा है। मतलब ऐसे ही नहीं रेंडमली अभी यहाँ से यहाँ जाने में 3 टाइम लगेगा तो ये भी एरिया सेम है लेकिन यहाँ पर 5 टाइम लगेगा, ऐसा नहीं, वहाँ पर भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब एक नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी नियम को प्रपोज किया था कैप्लर्स ने। ठीक है, जॉन नैश कैप्लर। ठीक है, तो उनका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, प्लैनेट जो है इसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप का होगा। ठीक है, और जो सन है वो एक फोकाई पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। ये इनका पहला लो है। सेकेंड लो क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर और जो प्लैनेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवॉल्व किया, तो मतलब जो ये एरिया कवर किया उसने, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कवर किया प्लैनेट ने 24 डेज़ में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर होगा अर्थ या फिर किसी प्लैनेट के थ्रू, मान लीजिए 24 दिन यहाँ पर भी लगे, तो जो ये एरिया बना था ना, जो ये एरिया क्रिएट हुआ था, यह एरिया इस एरिया के बराबर होगा। यह कैप्लर का दूसरा लॉ कहता है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी लगेगा और इक्वल एरियाज भी होंगे। ठीक है, उसके बाद कैप्लर्स का थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी जो प्लैनेट है उसका एक रिवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगा है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, यानी अर्थ प्लैनेट और सन के बीच का मीन डिस्टेंस का क्यूब, आपस में क्या होंगे ये दोनों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको जब आप हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा के, और ये आर क्यूब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, वहाँ पर जाएगा डिवीजन, तो फॉर्मूला बनेगा T² डिवाइड बाय आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट का नाम क्या दिया गया है? के। कैप्लर्स का नाम के से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम के दे दिया गया है। समझे? अगला टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। तो इस थियरी के हिसाब से इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कोई भी वस्तु है, तो वह वस्तु हर एक वस्तु को कोई ना कोई डिफाइनाइट कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स के लेवल पे डिफाइनाइट फोर्स के हिसाब से प्रेजेंट है। ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच,
तो वह जो फोर्स होगा आपका, वह जो यूनिवर्सल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस दो ऑब्जेक्ट का आप ग्रेविटेशनल निकाल रहे हो, वो दो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उनके मास का, और डिवाइड बाय उनके बीच की जो दूरी है, जो सेपरेशन है, उसका स्क्वायर, ठीक है। यही आपके उस यूनिवर्सल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जहाँ पे हम रखेंगे कैपिटल जी, जिसे हम डिनोट कर, कैपिटल जी इज़ नथिंग बट व्हाट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस फोर्स का डेफिनेशन एकदम आसान है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन m² kg⁻², ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अब ये जो एसआई यूनिट है ये ऐसा क्यों लिखा है? तो ये एकदम आसान है। देखिए, अगर आपको जी निकालना है, ठीक है, अगर आपको जी यानी ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो जी कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या होगा, डी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और m1 m2 नीचे की तरफ इक्वल टू क्रॉस करके डिवाइड में चले जाएंगे, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला कुछ बनेगा f इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू m। अब देखो, g इक्वल टू f को मैं क्या लिख सकता हूँ? f को मैं लिख सकता हूँ ना, f को मैं लिख सकता हूँ क्या? न्यूटन, है ना। f था वहाँ पे, और आगे क्या था? डिस्टेंस का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? m², है ना। और नीचे क्या था? नीचे था मास इंटू मास यानी kg इंटू kg का स्क्वायर। तो यह क्या है? यह पूरा टर्म इसका यूनिट है, ठीक है। वो यूनिट देखो यहाँ पर दर्शाया गया है। मैंने न्यूटन लिखा था, फोर्स आया था ना, फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स बना था। तो फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर था यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर, kg⁻²। जब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा? -2 में बदल जाएगा। तो हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया? कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए इसकी वैल्यू को भी देख लिया जाए थोड़ा। सो जी का वैल्यू जो है फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। किसने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू फाइंड किया है? तो नाम है साइंटिस्ट का हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, जो कि है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻²। आइए समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट in uniform circular motion, then the centripetal force acting on a planet toward the sun must be F equals to mv² डिवाइड बाय r, ठीक है। सो पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर कोई ऑर्बिट है और उसमें कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसे उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हर जगह हर पॉइंट पे उसका जो स्पीड है कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसका जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब वो जो प्लेनेट है यहाँ पर होगा तो भी 2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पर होगा तो भी 2 किलोमीटर पर हावर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर हावर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, है ना। यानी कांस्टेंट होना चाहिए। उसी कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म कहते हैं, और जब कांस्टेंट नहीं होता तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म कह देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बीच में सन है, तो इस पर लगने वाला फोर्स, वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो फोर्स होगा F इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। ये v² डिवाइड बाय r क्या है? तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन v² डिवाइड बाय r, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि है, लास्ट में आएगा हमारा फॉर्मूला ये, ठीक है। अब उसे कैसे डिराइव करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये फॉर्मूला आप बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लाएंगे, F इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। v क्या होता है? v इज़ नथिंग बट
v इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम, यानी v मतलब वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस पूरा ये होगा ना। और सर्कुलर में हम वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल की जगह हम रखेंगे 2πr, और टाइम तो टाइम है, टाइम की जगह हम कैपिटल टी रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमें v मिल गया है, क्या मिल गया है v। अब इस v को हम इसमें पुट कर देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला निकला था F=mv² डिवाइड बाय r। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर है, v कितना मिला था हमें 2πr डिवाइड बाय t, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर होने पर क्या होगा, उसका स्क्वायर होने पर r का स्क्वायर 2πr यानी हो जाएगा 4π का स्क्वायर r का स्क्वायर t का स्क्वायर, है ना। और फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा ये, फाइनल आंसर हमारा आएगा ये 4m² डिवाइड बाय r स्क्वायर, है ना। हमने यहाँ तक जो डिराइव किया है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक रेशियो आया है जो कि r³ डिवाइड बाय t² है, ठीक है। लेकिन कैपलर के हिसाब से, यानी कैपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, t² डिवाइड बाय r³ इज़ नथिंग बट कांस्टेंट जो कि k है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिलेशन आया है उल्टा है, r³ ऊपर लिखा है, t² नीचे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन इसके हिसाब से क्या बनेगा, इस रिलेशन के लिए कांस्टेंट बनेगा 1 डिवाइड बाय k। तो ये 1 डिवाइड बाय हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, फाइनल आंसर हमारा रहेगा और F=4m² डिवाइड बाय r² इंटू k। सो इस फॉर्मूला को डिराइव करके न्यूटन ने क्या कंक्लूजन दिया, मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमारा प्लैनेट, ठीक है। तो न्यूटन्स कंक्लूड दैट द सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्लैनेट पे अप्लाई हो रहा है फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, इसके सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। मतलब उसने फॉर्मूला को ही एक्सप्लेन किया है, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। न्यूटन आइडेंटिफाई दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैंस पोस्टुलेट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, यह है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है इसे। द ग्रेविटेशन फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्स इन नेचर बट इट कंट्रोल द यूनिवर्स एंड डिसाइड इट्स फ्यूचर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम है, लेकिन ये कंट्रोल करता है यूनिवर्स को और डिसाइड करता है फ्यूचर्स। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। और यह जो फोर्स है ये पॉसिबल हो पाया है बहुत बड़े बड़े प्लैनेट, स्टार्स और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर पार्टिकल्स और अदर। आइए समझते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, मतलब जो मास सिचुएटेड है एज अ पॉइंट की तरह, वो क्या कहाँ पर है, सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। जो ये अर्थ है इसका जो पूरा मास का जो सिचुएटेड पॉइंट है वो है सेंटर, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हर एक ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स कहाँ होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपके हाथ में स्टोन है, ठीक है, उस स्टोन को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो, ठीक है। दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी ड्यू टू द कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पॉल। मतलब जब आप पत्थर फेंकते हो तो उस पर ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उस पत्थर का ऊपर जाने की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल। मतलब जो नीचे से खींचने वाला पुल फोर्स है जो अर्थ का है, द वेलोसिटी बिकम जीरो। आपका जो पत्थर है ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पत्थर का जो वेलोसिटी होगा जीरो, नेग्लिजिबल। द पुल कंटिन्यू टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और जहाँ आपका जो स्टोन था, आपका जो फेंका हुआ पत्थर था, ऊपर गया था, उसका वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब, उसके बाद जो अर्थ है वो उसको डाउनवर्ड खींचेगी विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका जो स्टोन है स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड।
आपका स्टोन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। नीचे की तरफ आते वक्त तो कहाँ पर उसका डायरेक्शन होगा उसका टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। जब तक ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस है तब तक वो नीचे आके ज़मीन पर गिर जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा तो मतलब इसकी जो मतलब एक्सेलरेशन कुछ एक्सेलरेट करते हुए आएगा, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम के हिसाब से जैसा आएगा वो नीचे, ठीक है। तो इसी एक्सेलरेशन को, इसी फोर्स को हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे अब। जैसे आपने स्टोन ऊपर फेंका था, वो स्टोन नीचे आ रहा है तो उसको कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ के नियर में मतलब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसे अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर हावी होने लगेगा ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ठीक है। दस द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, मतलब जब ग्रेविटी के संपर्क में आएगा ऑब्जेक्ट तो क्या हो, एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगा। तो इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आप रुक जाइए। हाँ, तो जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये आपका स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन नीचे आ रहा है एक्सेलरेट करते हुए, लेकिन किसकी वजह से एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय जी, और स्मॉल जी से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इसे फाइंड किया गया है जो कि है 9.8 और 9.77 भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो मतलब कैलकुलेट किया गया है और हम इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं थोड़ा। तो मान लीजिए, सो जाइए, सो जी का जो वैल्यू है उसे हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला जो जी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना है, ठीक है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टोन। ये दोनों क्या है, इन दोनों का मास होगा, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें मिल गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर यह डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड स्टोन, ठीक है। चलिए तो ये जो मास है ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और आना चाहता है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। आइए समझते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपने कोई स्टोन है आपके हाथ में और आप उसे ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, कुछ समय बाद उस स्टोन का जो वेलोसिटी है 0 हो जाएगा और उसे एक डाउनवर्ड फोर्स खींचने की कोशिश करेगा जो कि होगा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे आते समय ये एक्सेलरेट होता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। कुछ एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। आइए इसे हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो हम जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी इंटू दो ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट दोनों के बीच लगने वाला जो जी होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होगा, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए तो इसे एक ऑब्जेक्ट समझ लो, इसे एक ऑब्जेक्ट समझ लो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आर मान लीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स क्या होगा, एम जी, जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर एफ़ का मतलब एम जी है तो मैं इस वाले एफ़ की जगह एम जी लिख सकता हूँ, है ना। सो जब मैं वहाँ पर एम जी लिखूँगा तो ये फार्मूला बदल जाएगा इस फार्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वह
अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों के बीच का जो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस तो मतलब जो जी है वो तो यहाँ प्रेजेंट है ना, सेंटर में सिचुएटेड है ना, सेंटर ऑफ मास अर्थ का, जिसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस सिचुएशन में आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ के रेडियस के बराबर। तो ये स्मॉल आर कन्वर्टेड इनटू अर्थ का रेडियस, ठीक है। और जो ये यम है, ये यम बिकम कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यह जो एम है इक्वल टू क्रॉस करेगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा और एम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। जी का वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पता है, और सबको हम रख के कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 9.77, जो कि एक्चुअल वैल्यू है इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की, ठीक है। तो जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए अगर जी को हम किस टर्म में ले रहे हैं, एक्सेलरेशन के टर्म में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम, मीटर, टाइम को लिख के सेकेंड लिखते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, यानी जो जी का वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे कितना होगा, और अगर हम अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर लेके जाएं तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो कितना होगा, और अगर हम उसे डेप्थ में लेके जाएं यानी ज़मीन के अंदर लेके जाएं तो उस पर लगने वाला जी कितना होगा, आइए जानते हैं। सो पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको लगता है कि अर्थ के सरफेस पे हर जगह जी का वैल्यू सेम होगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है उसका जो शेप और साइज़ है वो सर्कल की तरह नहीं है, यानी रेडियस यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा माउंटेन आ जाता है तो वहाँ पर भी रेडियस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा हो जा रहा है, ये आर प्लस ये हाइट एच प्लस, है ना। तो सरफेस पे भी शेप और साइज की वजह से जो जी का वैल्यू है कहीं ना कहीं डिफर करेगा कुछ पॉइंट से, ठीक है। सो अर्थ का ये पोर्शन और ये पोर्शन, यहाँ पर रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जिसे हम पोल कहते हैं। और पोल पे लगने वाला जी जो है उसका वैल्यू होगा 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेडियस क्या है, कम है। लेकिन अगर आप बात करते हो इक्वेटर की, जो कि ये दोनों है, तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू है इसमें थोड़ी घटौती आएगी, मतलब थोड़ा घटेगा ये, जो कि होगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हाइट के बेसिस पे देख लेते हैं जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो अगर हम हाइट की बात करें तो ये अर्थ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा होगा वैसे वैसे ये अर्थ का रेडियस प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट का बढ़ता हुआ क्या है, बढ़ता हुआ एच यानी हाइट, ठीक है। तो हमारा जो जी का फॉर्मूला था क्या था, जी इक्वल टू कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइड बाय आर प्लस एच, ठीक है। जहाँ पे एच आपका बढ़ता हुआ हाइट है, यानी ये जो पूरा टर्म है ये क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, ठीक है। अगर कोई भी डिवीजन में जो नीचे का पार्ट है इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर ये पार्ट बिगर होता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, छोटा आ रहा होता है, छोटा से छोटा आता रहेगा। यानी इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा होगा उस पर लगने वाला जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घटते जा रही होगी, ठीक है। उसको हम देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ट है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे कि सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस की बात करें तो वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होगी, लेकिन उस पर फॉर्मूला जैसे है हमारा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, यहाँ पे एच क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन रेडियस तो है कुछ, अर्थ का तो रेडियस है ना। तो इसमें आपके ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी है उसका वैल्यू होगा 9.8, ठीक है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर हाइट होगा करीब 8.8 किलोमीटर, ठीक है, प्लस अर्थ का रेडियस। तो यहाँ पर भी जो जी का वैल्यू है वो होगा 9.8, लेकिन ये जो 9.8 लिखा है, जैसे अगर जो जीरो पे है, ये जीरो पे जो है यहाँ पर था 9.8
समझ लो कि 7 6 कुछ ऐसा था, ठीक है। लेकिन जब 8.8 है ना, तो जो 8 के बाद का जो नंबर है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब थोड़ा बहुत कम चेंजेस आएगा, समझ रहे हैं आप। तो यही बात है कि यहाँ पर 9.8 लिखा है, लेकिन 8 के बाद जो नंबर है उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। अगला है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून। जो मैन मेड बलून है वो हाइट कितना रीच कर सकता है, 36.6 किलोमीटर। वहाँ पर उस पर लगने वाला जी का वैल्यू होगा 9.77। और हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट की बात करें, अगर वेदर सैटेलाइट, तो वो होता है करीब 400 किलोमीटर के हाइट पे, और उस पर लगता है 8.7 वैल्यू ऑफ जी। तो हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, करीब 35,700 किलोमीटर। तो इस पे लगने वाला फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम होता है, 0.225, ठीक है। अगला हम बात करेंगे डेप्थ के हिसाब से जी के वैल्यू में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगला है, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है ये अर्थ का क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर, और इसमें एच भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एच तो हमारा 0 है, तो एच को हम हटा सकते हैं, है ना। तो एच को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब डेप्थ की बात करेंगे। अगर आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप पृथ्वी में गड्ढा करके इस ऑब्जेक्ट को नीचे भेजते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। क्यों क्यों क्योंकि आर जो है घट रहा है, लेकिन आर जब घट रहा है तो एम भी घट रहा है ना। जब आप गड्ढा कर रहे हो तो जो अर्थ है उसके मास में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं पृथ्वी का मास भी घट रहा है, यानी ये कैपिटल एम भी डिक्रीज हो रहा है ना। अगर कैपिटल एम डिक्रीज हो रहा है तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, घट रहा होगा, है ना। तो घट रहा होगा, तो इसके हिसाब से आपका जो जी वैल्यू है ये भी कहीं ना कहीं घट रही होगी। क्या हो रही होगी, घट रही होगी। क्यों, क्योंकि जी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, है ना। तो ये दो चीज़ें तो घट रही हैं, तो जी भी क्या होगा, घट रहा होगा, ठीक है। और अगर अगर आप एकदम सेंटर पे आ जाते हो तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू बिकम 0। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाता है तो वहां पे उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो आइए दो टर्म की बात करते हैं। पहला है मास और दूसरा है वेट। सो मास का डेफिनेशन हमसे क्या कहता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो मास क्या होता है, मास वो होता है जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगला क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। सिंपल सी बात है, हम मास को किलोग्राम में नापते हैं तो उसका एसआई मास का एसआई यूनिट होगा केजी, ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो मास है इसका जो वैल्यू, ठीक है, अगर आपका जैसे आप हो, ठीक है, जैसे एक लड़का है, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग है, ठीक है, जैसे इसका मास है 30 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो मास होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो मास है, अगर ये लड़का अर्थ पे है तो अर्थ पे इसका मास 30 किलोग्राम है। अगर इसे मैं मून पे भेज दूँ तो मून पे भी इसका मास जो है 30 किलोग्राम ही होगा। यानी जब मैं प्लेस को चेंज कर रहा हूँ अर्थ टू मून, तो ये जो मास है ये इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। यानी ये जो डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं है, मतलब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन सब क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। मैग्नीट्यूड यानी अपनी सिर्फ वैल्यू बताएगी, ठीक है। इसीलिए मास को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, यानी इसका जो वैल्यू है सभी जगह सेम होता है। इट वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन गो टू अनदर प्लेस, यानी जैसे मैंने उस लड़के को कहा अर्थ से मून पे पहुँचाया था, तो मून पे पहुँचने के बाद उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, यानी स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब अगला हम बात करते हैं वेट की। किसकी बात करेंगे हम, वेट। वेट क्या होता है, वेट को हम W से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा वो फॉर्मूला था आपको शायद याद होगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या था, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर था।
अगर हम हाइट पे लेके जाएँ तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते थे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब तो वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, यानी वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का फॉर्मूला ही कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम सिर्फ क्या रख दिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये वेट क्या है, एक फोर्स है, वह फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पे लगता है बाय अर्थ टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स सेंटर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेट क्या है, वेट इज़ अ फोर्स, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या हो सकता है, न्यूटन। तो फोर्स का अगर न्यूटन होता है तो हम अगर कह रहे हैं कि वेट एक फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स को हम हमेशा न्यूटन में ही नापते हैं या फिर मेजर करते हैं, तो वेट का SI यूनिट भी न्यूटन होगा, ठीक है। ऑल्सो वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसे वेक्टर क्यों कहा गया, वेट को वेक्टर क्यों कहा गया, मास को क्या कहा गया था, स्केलर, यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपनी वैल्यू को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो जी है ये तो चेंज होता रहेगा, मास तो नहीं चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, लेकिन जी है, जी जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट, मतलब अर्थ पे अलग होगा जी की वैल्यू और उसके बाद मून पे अलग होगा जी की वैल्यू, यानी कहीं ना कहीं जो वेट है उसमें चेंजेस आएंगे। और चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, प्लेस चेंज करने की वजह से। इसीलिए जो वेट है हमारा वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए सो हम बात करेंगे फ्री फॉल की, ठीक है। फ्री फॉल क्या कहता है, फ्री फॉल एक कंडीशन है वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ये अर्थ है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, तो ये सैटेलाइट क्या करती है, अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, किसकी वजह से, अपने मोशन की वजह से, प्लस इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी लग रहा है उस पर। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, अलोन, अकेले ही घूमता जा रहा है, मूवमेंट करते जा रहा है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉलिंग फ्रीली, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम किसी स्टोन के साथ फ्री फॉल की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। सो मान लीजिए दस द रिलीज स्टोन इज इन अ फ्री फॉल, ठीक है। अब वो आपका जो बॉल आपने जो बॉल या फिर स्टोन या फिर कोई पत्थर अपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जो पत्थर आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, वो फ्री फॉल की कंडीशन में तब आएगा जब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो ये ठीक है, यहाँ पर जीरो हो जाए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा। आपका जो स्टोन है वो अपने आप नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ गिरते वक्त क्या होगा, और ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। यहाँ पर बहुत सारी हवा है, ठीक है, इसकी वजह से ये जब नीचे गिरेगा तो इन हवाओं के तरंगों से टकराता हुआ नीचे गिरेगा, यानी एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा, इसके मोशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड कुछ बायोन फोर्स लगेगा, एक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो फोर्स भी क्या होंगे, इस ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मोशन में कुछ गिरावट आएगी, ठीक है। दस इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ट्रू फ्री फॉल जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रू फ्री फॉल की जो कंडीशन है वो तभी पॉसिबल है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो, वैक्यूम में प्रेजेंट हो। कहाँ पर प्रेजेंट हो, वैक्यूम में। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्टन हाइट पे आके उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी, और जब वो नीचे आएगा तो उसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। तो ए एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो तीन फॉर्मूलेज हैं, v इक्वल्स टू ए की जगह AT था तो GT हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो कि जीरो, u इक्वल्स टू जीरो है तो u प्लस AT होता है, तो u इक्वल टू जीरो, तो u टर्म हट गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हट गया वो टर्म, यहाँ पर भी हट गया। तो s के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ पे u तो हमारा जीरो हो गया तो वो टर्म हट गया, तो 2 इंटू GS हो जाएगा।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं कि फ्री फॉल की कंडीशन कहाँ अप्लाई होगी फिर। तो फ्री फॉल की कंडीशन वैक्यूम कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ, है ना। तो मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल। ठीक है, तो जो मून है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो फ्री फॉल की कंडीशन को एकदम सटीकता से अप्लाई होकर उस पर फ्री फॉल की कंडीशन में उन लोग घूम रहे हैं ऑर्बिट में। ठीक है, आइए समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है, क्या लिखा है, वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अगर g हमने इसी चैप्टर में पढ़ा कि g क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी पोजीशन के हिसाब से खुद में चेंजेस ला रहा होगा, यानी पोजीशन और स्टेट के हिसाब से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम या फिर ज़्यादा होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन और स्टेट की वजह से। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जा रहे होंगे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आइए समझते हैं इंक्रीज क्यों होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, मास सेम रहेगा, ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा मतलब 0.0201 इसमें घट रही होगी, लेकिन हमारा हाइट क्या होगा, हाइट तो बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म हमें क्या हो, ये पूरा टर्म हमें आंसर क्या, बड़ा 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 आंसर दे रहा होगा। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वैसे वैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, वी हैड एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m स्मॉल से बताया, हाइट h स्मॉल हाइट से बताया। ठीक है, और ठीक है, वैसे अगर हम सरफेस की बात करें, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं जीरो की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट है क्या यहाँ पर, कुछ हाइट तो है ही नहीं, है ना, हाइट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ग्राउंड पे तो हाइट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठाया ही नहीं है, तो हाइट तो बिकम जीरो। अगर जीरो जी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट का है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो होता है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया। आप सोचो कि हमारे पास तो एक फॉर्मूला है mgh, क्यों नहीं इसी को यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखो, अगर h इज स्मॉलर कंपेयर टू r ऑफ द अर्थ, वी कैन एज्यूम g टू बी कॉन्स्टेंट एंड कैन यूज़ द अबव फॉर्मूला mgh बट फॉर लार्ज वैल्यू h। लेकिन अगर h का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में g हमारा डिक्रीज़ होता रहता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर ले जा रहे होंगे, हाइट तो बढ़ रही होगी, हाइट क्या होगा, हाइट तो बढ़ रहा होगा, लेकिन हमारा जो g है इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होता रहेगा। क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा विथ इंक्रीज इन h फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस तक पहुंच गया है अर्थ से, द वैल्यू ऑफ g इज़ जीरो। और एक सर्टन पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारा g का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, ये फॉर्मूला हमें बताएगा उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा है उस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू एज्यूम। सो यह फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं सही उस लेवल पे सही नहीं लगता, तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो देयर, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे अर्थ के सरफेस पे h जीरो हो गया था और अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर ले जाने पर g जीरो हो जाएगा। तो दो केस में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। दस फॉर स्मॉलर डिस्टेंस हाइट h द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो, है ना। फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए क्या होगा, हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो, है ना, इट इज़ नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए हमने नया फॉर्मूला लाया। वो फॉर्मूला क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी जीरो से कम होगा हमेशा, है ना। अगर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल जीरो हो जाता है, तो उसके आगे ग्रेविटेशनल नेगेटिव तो हो सकता है ना।
यानी हमें तो मेजर करना ही है, जीरो में मेजर करने में सही नहीं है, हम उसे नेगेटिव में भी तो मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाएं, जो कि कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h। तो ये कैपिटल G क्या है, इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का मास। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। h क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना हाइट रीच किया है, वो हाइट हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने में। आइए अगले टॉपिक को कवर करते हैं। आइए बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं है कि मतलब इतनी वेलोसिटी आपको चाहिए कि आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी की जो जकड़ है उससे मुक्त हो सके। ठीक है, जो ग्रेविटी नामक जेल है उसमें से आप निकल पाएँ, इतनी आपको अगर वेलोसिटी हो आपकी, ठीक है, तो उसे ही हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, मतलब उतनी वेलोसिटी जहाँ से आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएंगे और खुद को फ्री कर लेंगे। ठीक है, एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया, आइए इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, वह क्या है, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ है, आपका ऑब्जेक्ट एस्केप बहुत ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बिकम जीरो हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसके आगे आप निकल गए तो समझ लीजिए कि आप ग्रेविटी के जेल से रिहा हो गए। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका जो आर घटेगा वैसे वैसे आपका जी बढ़ेगा। इन्वर्स का मतलब यही होता है, अगर आपका आर बढ़ेगा तो जी आपका घटेगा। तो आर अगर इतना बढ़ जाए कि आपका जी जीरो हो जाए तो आप फ्री हो जाओगे। कहाँ से, इन्फ्लुएंस से। किसके इन्फ्लुएंस से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो हम कहाँ थे, ठीक है, आप आई होप कि आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिकम जीरो ओनली एट इनिशियल इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। यानी एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाने को, जैसे मैंने बताया इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चले जाओगे तो जी की वैल्यू खत्म, जीरो है ना। तो आप कहाँ पर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इट हैज़ टू रीच इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर। और वहाँ पर ही हो क्या होगा, मूव करता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, वहीं पर वो रुक जाएगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी का जो फोर्स था वो एकदम ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो आइए हम एक डेरिवेशन की बात करेंगे, जो कि फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर अब हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इतना होनी चाहिए कि आप जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उससे फ्री हो सके। तो उसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे और उसी वेलोसिटी को अभी हम डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए हम दो केस लेंगे। पहला केस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जब अर्थ के सरफेस पे रखा होगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे रखा होगा, तब उस पर लगने वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस GMM डिवाइड बाय आर। और यहाँ पर जो mv स्क्वायर है वो नथिंग बट आपका एस्केप वेलोसिटी डिनोट करेगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो दिस इज काइनेटिक, दिस इज पोटेंशियल, दोनों को प्लस करो। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस GMM डिवाइड बाय इन्फिनाइट। और ये डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको पता चला होगा कि ये जीरो क्यों हुआ, है ना, ये जीरो क्यों हो गया, ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब तक आप पे कोई फोर्स लगेगा
उसके वजह से ही आपका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगने वाला आपका जी फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो जीरो हो चुका है ना, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, अगर तो टोटल एनर्जी क्या होगा इन दोनों का प्लस, तो विल बी जीरो। अब इसको इसके बराबर बताएंगे हम, क्या करेंगे, इसको इसके बराबर बताएंगे, यानी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये वाला एनर्जी इक्वल टू ये वाला एनर्जी। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, तो ये जब यहाँ पर जाएगा क्या होगा, ये जब यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ पर हाफ है, ठीक है, क्या है यहाँ पर हाफ है ना, तो हाफ यहाँ पर मुझे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर इंटू, तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर, जैसे मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ, जैसे हाफ एम वी है, जैसे हाफ लिखा है, एम वी स्क्वायर लिखा है, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर लिखा है। ठीक है, तो ये 2 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा हाफ, है ना, 2 से इंटू कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से भी हाफ ले लूँगा कॉमन, यहाँ से जब हाफ कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मेरे हाफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 जी एम एम डिवाइड बाय आर, और ये हाफ मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरे टर्म से, तो हाफ वहाँ पर जाके जीरो से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर हमारा पूरा टर्म किस में बदलेगा, फिर हमारा पूरा टर्म बदल जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस 2 जी एम एम आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो वेलोसिटी है और ये जो यहाँ पर स्मॉल एम है, इन दोनों को भी कॉमन ले लो, इन दोनों को कॉमन लेके उसके बाद इन दोनों को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये हट जाओ, यहाँ पे एम क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होके विल बी 0। आइए कैलकुलेशन के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम E1 को E2 के बराबर बता सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे टर्म में भी हाफ चाहिए हमें ना, तो हम उस हाफ को लाने के लिए 2 डिवाइड बाय 2 क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम 2 जी एम डिवाइड बाय आर इक्वल टू 0। तो हाफ एम को हम क्या करेंगे, हाफ एम को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कॉमन जो पार्ट है हमारा वो 0 से डिवाइड होके विल बी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, वी स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी जो है माइनस 2 जी एम डिवाइड बाय आर इक्वल टू 0। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस 2 जी एम डिवाइड बाय आर क्या है, माइनस में है, तो इक्वल टू क्रॉस करके वहाँ पर जाएगा, बिकम प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो वी स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइड बाय आर, और यही हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।